एक ही परीक्षा दो दो बार करानी पड़ी है नीट की। सब देख रहे कर ही रहे होते हैं तो फिर ये लीक हुआ कैसे? पेपर लीक नहीं हो रहा है, ये एक एग्जाम फ्रॉड है। ये कहते हैं कि आपको 3 से 10 साल की कैद होगी और 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा। मैंने पेपर बेचा ही 10 से 15 करोड़ में है, तो आप मुझसे 1 करोड़ जुर्माना ले भी लें और मैं 1 करोड़ रुपए खर्च करके 2 लोगों को बोलूं कि तुम इस अपराध को अपने सर पे ले लो, तो मेरा प्रॉफिट कितना बना? 13 करोड़ रुपए। ये तो शिक्षकों के लिए कहते हैं कि कुछ शिक्षक ही बच्चों के साथ धोखा किया। आप क्या कर रहे हैं? 12th का पेपर नहीं संभल रहा है इन लोगों से। नीट तो एक बहुत बड़ा एग्जाम है जहां 22, 25, 30 लाख लोग बैठते हैं। ये तार कहां तक जाते हैं? शिक्षा मंत्री से उन 5 बच्चों के नाम पूछ लीजिए जिन्होंने इस साल सुसाइड किया, उनको नाम नहीं पता। और मैं आज ये एक चीज आपको बता रहा हूं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो या ना हो, 3-4 महीने सरकार इसे और खींचेगी और जब चुनाव एकदम नजदीक होगा तो प्रधानमंत्री मोदी मंदिर जाएंगे, छात्रों के साथ हुए अपराध के लिए भगवान से माफी मांगेंगे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा। नेता एक्शन तब लेते हैं जब उन्हें डर होता है कि जनता हमें सत्ता से उठा के फेंक देगी अगली बार। सोचिए, इस देश में हिंदू राष्ट्र पर बहस हो रही है और पेपर लीक पर बहस नहीं हो रही। कहाँ पेपर देने वाला आदमी हिंदू नहीं था क्या? क्या कुछ हम चीजों को बदलते हुए देख सकते हैं या फिर हम लोग होपलेस ही हैं कि भाई नहीं? ये अपने आप में कितना डिस्टर्बिंग है कि जिस देश में पेपर लीक क्राइम है वहां पेपर लीक इकोनॉमी रन हो रही है। नमस्कार दोस्तों, एक ही परीक्षा दो दो बार करानी पड़ी है नीट की। जी हाँ, एक बार लीक हो जाता है तो दूसरी बार फिर से री एग्जामिनेशन होता है। और आप विडंबना देखिए कि हमारे शिक्षा मंत्री गर्व से कहते हैं कि हमारे देख रेख में ये परीक्षा अच्छे से हो गई, जबकि सवाल तो ये उठता है कि पहली बार ही परीक्षा लीक हुई क्यों थी? री एग्जामिनेशन आपको कराना क्यों पड़ रहा है? पेपर लीक पहले सुन के लगता था कि अच्छा पेपर लग रहा है, 2-4 लोगों के हाथ में चला गया होगा, लेकिन पेपर लीक का तंत्र कितना बड़ा है ये पिछले कुछ दिनों में खास तौर से सामने आया है, जब लोग एक एक करके छात्र भी एक्सपोज करना शुरू करते हैं। लोगों को जेल में तो डाला जाता है, लेकिन जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको डाला जाता है। तो पेपर लीक का जो पूरा तंत्र है, पूरा मामला है, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और कैसे एक शिक्षा मंत्रालय जिसके पास इतना बजट है, इतने बड़े बड़े मंत्री हैं, अधिकारी हैं, सब कुछ होते हुए भी वो शिक्षा मंत्रालय जिसको कहते हैं कि पीएम मोदी खासतौर से निगरानी कर रहे हैं नीट की, वो पेपर भी लीक हो जाता है। तो आखिर ये कौन लोग हैं जो हमारे मंत्रियों से, प्रधानमंत्री से भी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं? ये सारी चीजों पे बातचीत करने के लिए, इस पूरे तंत्र को समझने के लिए मैं और राघव बैठे हुए साथ में। राघव को परिचय की जरूरत नहीं है, आप सब लोग पहले से जानते हैं, बहुत प्यार भी आप दे चुके हैं, लेकिन अगर परिचय देना पड़े तो हमारे साथी हैं, पत्रकार हैं, क्रिएटर हैं ये और अध्यापक भी हैं। राघव, पेपर लीक की जब बात होती है तो हमेशा होता है पेपर लीक अच्छा लग रहा है, पेपर कुछ लोगों ने निकाल लिया होगा, चुरा लिया होगा, लेकिन इतना तो हमें भी पता है कि इतना इजी तो होता नहीं है। इतने बड़े बड़े अधिकारी, मंत्री सब देख रहे कर ही रहे होते हैं, तो फिर ये लीक हुआ कैसे? आखिर ये लीक हो रहा है या कराया जा रहा है और बिना अंदर के लोगों के मिले हुए ये संभव कैसे है? निवेदिता, जो टर्म है पेपर लीक, ये ऐसा लगता है कि किसी से अनइंटेंशनली कोई चीज लीक हो गई है, उसका मकसद नहीं था। पहले तो हमें शब्द को बदलना पड़ेगा, इस शब्द की जगह एग्जाम फ्रॉड लाना पड़ेगा। पेपर लीक नहीं हो रहा है, एक सुनियोजित संगठन है, पूरी पेपर लीक इकोनॉमी है जो अपने आप में 1000-2000 करोड़ की है पिछले 5 साल में। पैरेलल इकोनॉमी वो लोग रन कर रहे हैं, पूरा व्यापार है, तो इसको आप लीक कैसे कह सकते हैं? ये एक एग्जाम फ्रॉड है, 20 साल का एग्जाम फ्रॉड का डेटा है। और मैं एग्जाम फ्रॉड पर इसलिए जोर देता हूं क्योंकि जब आप पेपर लीक कहते हैं तो आप गलती कहते हैं, और जो चीज इंटेंशनली की जाए वो गलती नहीं होती, वो एक योजना है। तो एक एग्जाम फ्रॉड है जिसमें बहुत बड़ी प्लानिंग लगती है। आप अगर पिछले 20 साल का डेटा देखेंगे जिसमें कांग्रेस सरकार के भी 6 से 7 वर्ष शामिल है, उसमें लगभग 220 मामले हैं पेपर लीक के, एग्जाम फ्रॉड के, और 21 राज्य शामिल हैं। यानी बचा क्या? पूरा देश इसकी चपेट में है, तो फिर हम इसे लीकेज नहीं मान सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो लगभग 10 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट प्रभावित हैं। यानी 10 करोड़ छात्रों को किसी एक पेपर को या तो दोबारा देने की कोशिश करनी पड़ी, या उसमें से बहुत सारे लोग दोबारा पेपर नहीं दे पाए, या बहुत सारे लोग दोबारा इस स्थिति में नहीं पहुंचे कि उतनी कोचिंग करके दोबारा पेपर दे सकें। यानी देश की पूरी एजुकेशन इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ा झटका है। और एक बड़ी वजह है कि देश एजुकेशन के मामले में पीछे है, क्योंकि शुरुआती प्रयास भी बहुत अच्छे नहीं है और एग्जाम की प्रक्रिया और उसके बाद के प्रयास भी बहुत अच्छे नहीं है। लेकिन अब डिकोड करते हैं इस चीज को कि 2015 के बाद 148 मामले दर्ज हुए हैं 12 सालों में, और 45 मामले दर्ज हुए हैं, लगभग 72 मामले पिछले
कांग्रेस के कार्यकाल में 2015 से पहले 7 साल में 45 बड़े मामलों में गिरफ्तारी हुई है 1658 लोगों की। मोटा मोटा आइडिया माने तो 1700 लोग अरेस्ट हुए हैं और जो 45 मामलों में चार्जशीट लगाई गई वो 925 लोगों के लिए लगाई गई। तो इससे सुन के लगता है कि जब 1658 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 925 लोगों के लिए चार्जशीट लगी है, तो लगभग 1000-2000 लोगों को सजा भी हुई होगी। और जब इस प्रोस्पेक्टिव पर आप आते हैं तो 45 बड़े मामलों में सिर्फ 2 मामले ऐसे हैं जिसमें 18 लोगों को सजा हुई। कन्विक्शन रेट तो बहुत कम है। कन्विक्शन रेट ही इस पेपर लीक को इकोनॉमी में कन्वर्ट करता है। क्यों? क्योंकि जब पहला प्राइम सोर्स से पेपर लीक होता है, या तो प्रिंटिंग प्रेस से होता है या फिर कोई बड़ी एजेंसी होती है जिसका कोई बड़ा अधिकारी होता है, मास्टरमाइंड कहते हैं जिसको, वो उस पेपर को 5 से 10 करोड़ में बेचता है। ठीक है। और इसके बाद आप इस चीज को समझिए कि जब 5 से 10 करोड़ में एक पेपर बेचा गया, अब सरकार का नियम है आईपीसी की धारा 420, आईपीसी की धारा 120B और राज्य विशेष परीक्षा कानून है, जैसे अलग अलग स्टेट्स के, ये कहते हैं कि आपको 3 से 10 साल की कैद होगी और 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा। मैंने पेपर बेचा ही 10 से 15 करोड़ में है, तो आप मुझसे 1 करोड़ जुर्माना ले भी लें और मैं 1 करोड़ रुपए खर्च करके 2 लोगों को बोलूं कि तुम इस अपराध को अपने सर पे ले लो, तो मेरा प्रॉफिट कितना बना? 13 करोड़ रुपए। यानी सरकार का नियम भी इस प्रोसेस को डिकोड नहीं कर पा रहा है। और इन लोगों को पता है कि पेपर लीक होगा तो सरकार को पता चलेगा, इन लोगों को पता है कि कुछ लोगों को जेल जाना पड़ेगा, इन लोगों को यह भी पता है कि वो लोग बाहर भी आ जाएंगे। नहीं, सही बात है। आपने वो शिक्षा मंत्री का इंटरव्यू देखा रिसेंट वाला? शिक्षा मंत्री का बिल्कुल देखा। शिक्षा मंत्री, अच्छा आप सोचिए कोई व्यक्ति इस चीज पर गर्व कैसे कर सकता है कि मुझसे एक बड़ी गलती हुई और अब दोबारा वो गलती नहीं हुई। ठीक है, आप पहले उस गलती के लिए अपने आप को दोषी तो मानिए। आपने दोषी माना? नहीं माना। नहीं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि अब इस पेपर को वो अपनी निगरानी में देखेंगे, एयरफोर्स लेके जाएगी, यानी शिक्षा मंत्री इररिलेवेंट है, उनका कोई काम नहीं है। तो जब कोई काम नहीं है तो इस्तीफा देने में दिक्कत क्या है? यही तो हम भी कह रहे हैं। तो वो इस्तीफा दे दिए तो फिर आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री देख रहे थे, उनके देखरेख में भी जब लीक हो जाता है तो फिर आप उनका इस्तीफा मांगेंगे। तो खाली इनको इसीलिए रखा है कि पेपर लीक की जिम्मेदारी लेंगे, पेपर लीक के अकेले विक्टिम बनेंगे। और अगर इन्हें पता ये इसीलिए है तब तो इन्हें अपनी आत्मा से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये तो शिक्षकों के लिए कहते हैं कि कुछ शिक्षक ही जो है थे, उन्होंने बच्चों के साथ धोखा किया, वो रक्षक ही भक्षक बन गए। कुछ शिक्षकों ने लोभ में पेपर लीक कराया, वो बकायदा वो इंटरव्यू में कहते हैं। मैं कह रहा हूं शिक्षकों ने पेपर लीक कराया, मैं कह रहा हूं स्टेट्स के बड़े जो अधिकारी हैं उन्होंने कराया, मैं कह रहा हूं डीएम, एसपी, डीएसपी सब शामिल थे। आप क्या कर रहे थे? आपका पूरा सिस्टम क्या कर रहा था? मैं चोर से कैसे कह सकता हूं कि तुमने चोरी क्यों की? मैं तो पुलिस से पूछूंगा कि तुम्हारे रहते हुए चोरी कैसे हो गई। अकाउंटेबिलिटी शिक्षा मंत्री की है, शिक्षा विभाग की है। वो क्या कर रहा था? 12th का पेपर नहीं संभल रहा है इन लोगों से। नीट तो एक बहुत बड़ा एग्जाम है जहां 22, 25, 30 लाख लोग बैठते हैं। 12वीं का पेपर लीक हो जा रहा है, सीबीएसई बोर्ड का। तो आप इतने बड़े एग्जाम में कैसे उम्मीद रख सकते हैं? ये पूरी इकोनॉमी है निवेदिता। देखिए, व्यापम एक बहुत बड़ा घोटाला था, ठीक है। पेपर लीक के लिए सबसे आइडियल अगर माना जाए किसी केस स्टडी को, उसमें 45 से 48 मौतें हुई ट्रायल के दौरान, मर्डर हुए। अब आप सोचिए कि कितना बड़ा अमाउंट रहा होगा जिसके लिए 45-48 लोगों को मरवा दिया गया। और उस दौर में देश में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। तो ये अगर कोई कह रहा है कि पेपर लीक के लिए आप बीजेपी खराब काम कर रही है और कांग्रेस अच्छा काम कर रही है, नहीं। सभी सरकारों का, किसी भी स्टेट की आप गवर्नमेंट ले लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ले लीजिए, इवन पश्चिम बंगाल में टीएमसी भी थी, तब भी पेपर लीक हुई। तो सरकारों का रवैया सेम है, क्योंकि इससे उनके वोट परसेंट पे कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ता। यही बात तो धर्मेंद्र प्रधान भी कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ कांग्रेस के टाइम पे हुआ करते थे लीक, लेकिन कांग्रेस जो है आज लोगों को भड़काने का काम कर रही है पेपर लीक के मामले पे। उन्हें बच्चों को भरोसा देना चाहिए तो बच्चों को भड़का रहे हैं, सरकार के खिलाफ बातें कर रहे हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान वाली तो बात हुई। फिर उनके तर्क को भी हम क्यों ना वैलिड माने कि हाँ ठीक है, हर समय में होता रहा, ये मुश्किल काम है, इतने आसानी से आप इसको ठीक नहीं कर सकते हैं। देखो, न्याय मांगना भड़काना नहीं है। अम्बेडकर से पहले इस देश में जातिगत शोषण होता था और आज भी होता है, तो अम्बेडकर की कोई जरूरत नहीं थी क्या? आपको नियम बनाने पड़ेंगे ना। आप ऐसा थोड़ी कह सकते हो कि आज से 10 साल पहले ऐसा हुआ था, क्योंकि वो चोर थे तो हम भी चोरी करेंगे।
तो जब दोनों चोर हो तो आप हटो, किसी तीसरे को मौका दो। ये थोड़ी हो सकता है कि उन्होंने 50 रुपए चुराए, हम तो 40 ही चुरा रहे हैं। ये उत्तर नहीं हो सकता। ये वही है कि आप गेंद कांग्रेस के पाले में फेंक देते हैं, कांग्रेस आपके पाले में फेंक देती है, और इस पूरे मैच में बाहर जो बैठी है पब्लिक, वो खाली देख रही है बैठ के। सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, मैच 1-1 पे खत्म हो जाएगा, कोई नहीं जीतेगा, टाई हो जाएगा, अगला पेपर लीक फिर हो जाएगा। आपको लगता है कि मंत्रालय के बड़े लोगों को, मंत्री लोगों को कुछ ना कुछ तो आइडिया तो होता, इतनी बड़ी चीजें चल रही हैं, आइडिया तो होता ही होगा, कमियां तो पता होती हैं। अपने घर में भले ही हम ना माने कि हमारे घर में गंदगी है, लेकिन हमारे नजर में तो होता है कि यार वो वाला कोना बहुत धूल भरा दिख रहा है। इन लोगों को आइडिया होता है, ये तार कहाँ तक जाते हैं? मैं आपसे लिख के दे रहा हूं, शिक्षा मंत्री से उन 5 बच्चों के नाम पूछ लीजिए जिन्होंने इस साल सुसाइड किया है, उनको नाम नहीं पता होंगे। ये गंभीरता है। पिछले 5 साल में सिर्फ नीट की वजह से लगभग 93 बच्चों ने सुसाइड किया है। सरकार सही आंकड़ा नहीं बताएगी, क्योंकि बच्चा बता के नहीं जाता ना कि मैं इस अव्यवस्था की वजह से मरा हूं। कई सुसाइड रिक्लेम्ड ही नहीं हो पाते कि उनका कारण क्या था। लेकिन कोई स्टूडेंट अगर मर रहा है अपनी इच्छा से, तो उसके पीछे का क्या कारण होगा? 3 साल से एक बच्चा तैयारी कर रहा है, इतनी मोटी इकोनॉमी उसके घर की लगी है, आप इमेजिन नहीं करोगे। मैं ऐसी फैमिली से मिला जिन्होंने अपने बच्चे को 1 साल नीट की तैयारी कराने के लिए साहूकार से, प्राइवेट बैंक से 3-3, 4-4 लाख रुपए का लोन लिया, जिसपे 12% ब्याज दे रहे हैं अपनी सैलरी से, सिर्फ इस उम्मीद में कि बच्चे का पेपर निकलेगा तो ये ब्याज और लोन भी भरा जाएगा और हमारे घर के हालात भी बेहतर होंगे। अब वो दोबारा 3 लाख का लोन ले पाएगा? वो दोबारा फ्लाइट की टिकट अफोर्ड कर पाएगा? क्योंकि सेंटर तो लॉस एंजलिस भी पड़ जाता है, अबू धाबी भी पड़ जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस ही है। इसको मैं मतलब ये एक शोषण है, एजुकेशनल शोषण जिसको कहते हैं, कि मैं ना आपको पढ़ने का बेहतर माहौल दूंगा, मैं ना आपको बेहतर पेपर की व्यवस्था दूंगा, तो आप नौकरी के लिए क्लेम ही कैसे करोगे? मैं आपका मनोबल इतना तोड़ देता हूं कि आप ये उम्मीद मान लें कि सरकार हमें नौकरी नहीं दे पाएगी। आप इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना बंद कर दें, तो प्राइवेटाइजेशन की तरफ आप बढ़िए, छोड़िए सरकारी नौकरी, और प्राइवेट नौकरीज में आरक्षण की जरूरत है नहीं। तो ये ऐसा नहीं कि इसके केवल एक कारण है, इसके हजारों कारण हैं, और वो सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सबका रवैया ढीला है, क्योंकि उनको पिछले 99 पेपर लीक का आउटकम पता है, तो वो इस चीज पर बहुत आसानी से, बहुत लाइटली काम करते हैं। एक राधाकृष्णन कमेटी बनी थी जून-अक्टूबर 2024 में, उसने 101 सिफारिशें दी कि अगर इनको लागू किया जाए तो शायद थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है शिक्षा के भीतर, इस पेपर लीक के भीतर। आपको पता है उसमें सबसे बड़ी सिफारिश थी कि एनटीए का पुनर्गठन, पूरे एनटीए का, और वो सिफारिश आज तक लागू नहीं हुई। तो आप गंभीरता समझिए कि आप कमेटी बना रहे हैं, आप सिफारिश लागू करा रहे हैं, और आप ही नहीं मान रहे हैं, तो आप कितना सीरियस होंगे इस चीज के लिए। अब इसमें एक बहुत बड़ा खेल भी है निवित्ता, मैं आपको वो खेल समझाने की कोशिश करता हूं। 20 साल के ट्रेंड में आप देखेंगे तो जो 14 साल कांग्रेस के नहीं हैं, बीजेपी के हैं, 2025 से 2015 से 2026, लगभग माने तो 13 से 14 साल, मोटा मोटा अनुमान ले लें, 14 भी उन्हीं का था। 148 केस हैं पेपर लीक के, यानी इस पूरे में जो पहले केवल 2015 से पहले 32% पेपर लीक का रिकॉर्ड है, और 2015 के बाद ये रिकॉर्ड 70% हो गया। तो आप दोगुने से ज्यादा निकल गए हैं। कांग्रेस के शासनकाल में 72 पेपर लीक हुए हैं। कांग्रेस कोई साफ सुथरी नहीं है। आप अगर 60 पे पहुंचते तब मुझे आप अच्छे लगते, आप तो पहुंच गए 148 पे, तो सवाल नहीं किया जाएगा। हाँ, और क्या कांग्रेस इससे विरोध करने का हक खो देती है? जाहिर सी बात है, क्योंकि जब आप विपक्ष में थे तब आप भी सवाल उठा रहे थे, तो विपक्ष का काम तो सवाल उठाना ही है, तो देशद्रोही कैसे हो गए? अब सोचो, इतना पढ़ा लिखा शिक्षा मंत्री, मतलब इतना भी नहीं पढ़ा लिखा, ग्रेजुएट ही है खाली, वो शिक्षा मंत्री कह रहा है कि जो लोग धरने पर बैठे हैं वो दहशतगर्द हैं। यानी जो बच्चे सुसाइड कर लिए वो क्या स्लीपर सेल थे? क्यों सुसाइड किया उन्होंने? ये तो कहते हैं माँ बाप दबाव बनाते हैं बच्चों पे। तो आप क्या करते हैं? आप प्रभाव बनाते हैं। आप तो शिक्षा का अभाव बनाते हैं, इसलिए माँ बाप दबाव बनाते हैं। तो उस चेन के टॉप पर तो आप बैठे हैं, यू आर द प्राइम किलर। उसके बाद बाकी लोग आ रहे हैं, और आंकड़े बहुत अलग। 2005 में जहां ज्यादातर राज्य स्तरीय परीक्षाएं जो होती थी, वो नीट यूजी जैसी, उस परीक्षा में 2.2 करोड़ अभ्यर्थी बैठते थे,
और उनको डिजिटली ना कराना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, उससे ज्यादा लीक होते थे। तो उनको जब डिजिटली कन्वर्ट किया गया तो ये उम्मीद की गई कि नहीं लीक होंगे। डिजिटली कन्वर्जन के बाद पेपर लीक का रिकॉर्ड और बढ़ गया। ये कैसे संभव हो सकता है कि आपके कंप्यूटर के अंदर कोई हाथ डाल के कॉपी निकाल ले जा रहा है और उस पर आपका स्टेटमेंट आ रहा है कि एनटीए के जो चीफ हैं, पेपर लीक नहीं हुआ है, कुछ क्वेश्चन लीक हुए हैं, आदमी का मर्डर नहीं हुआ है, उसके पेट में चाकू मारा रुपया गया गिर नहीं रहा है। तो आप सोचिए ना कितनी गंभीरता है इस चीज को लेकर के। इनको लगता है कि देश की जनता मूर्ख है और वो भूल जाएगी, और ये सच्चाई है। भूल जाएगी जनता भूल जाएगी। अभी बैठे हुए अभी, क्योंकि आपने बोला कि एक तीसरे ऑप्शन की बात और दहशतगर्दों की बात हुई है, तो सीजेपी पे भी आते हैं। सीजेपी इस समय भी अभी अनशन पे है ही, सोनम वांगचुक हैं, लेकिन मोटिव्स पे उनके क्वेश्चन तो उठ रहे हैं। और एक और आप देखिए, जब बात शिक्षा की हो तो मुझे लगता है कि सबको एक साथ मिलकर के विरोध करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑपोजिशन अब दो हो गए। एक तो सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी, कांग्रेस दूसरी तरफ है। हमने देखा कि नीट के लिए जब पेपर लीक के बाद विरोध प्रदर्शन हुए तो उसमें कांग्रेस के लोग ग्राउंड पे भी प्रदर्शन करते हैं, उनको तो बहुत हिंसक तरीके से डील करती है पुलिस, ठीक है। लेकिन सीजेपी में ऐसा नहीं होता है, उनको आराम से, ठीक है, एक जगह पे परमिशन देकर के बैठा दिया जाता है। और कांग्रेस वाले इन्हें तो सपोर्ट ही नहीं करते, ये कांग्रेस का नाम नहीं ले रहे हैं, तो ऑपोजिशन भी इस तरह से बट ही गया है। तो एक सवाल उठता है कि क्या ये एक प्रेशर निकालने की रणनीति है कि सारा फोकस धर्मेंद्र प्रधान पे डाल दिया गया है, और कल को अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया तो क्या, तो मतलब मेन कल्प्रिट चला गया, आप सारी चीजें अच्छी हो गई, तो इनके ऊपर भी तो सवाल उठ ही रहे हैं। देखिए, सवाल सीजेपी में वहां जो लोग स्टेज पे बैठे हैं उनका है ही नहीं। स्टेज पे कल को कोई और आके बैठ जाएगा। सवाल उन लोगों का है जो स्टेज के उस तरफ बैठे हैं, क्योंकि उसमें किसी ऐसे बच्चे की माँ है जिसने सुसाइड कर लिया, उसमें किसी ऐसे बच्चे के फादर हैं जो डिप्रेशन में चला गया, उसमें तमाम ऐसे लोग हैं जिनके घर के मेंबर्स पेपर लीक की समस्या से जूझ रहे हैं, और अलग अलग तरह के लोग अपनी डिमांड लेकर आ रहे हैं। ठीक बात है, वो एक सेगमेंट है, लेकिन विपक्ष भी पैरेलल वही चीज कर रहा है। सरकार क्या चाहती है उस पर तो कोई सवाल ही नहीं। सरकार चाहती है कि आप ड्रेन हो जाएं, आपकी पूरी एनर्जी खत्म हो जाए। सरकार के लिए कितनी बड़ी जीत होगी कि 30 दिन तक पेपर लीक के मामले पर लोग बैठे रहे। और मैं आज ये एक चीज आपको बता रहा हूं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो या ना हो, लेकिन जो प्लानिंग अंदर है वो क्या है। सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। चुनाव होने वाला है, 3-4 महीने सरकार इसे और खींचेगी, और जब चुनाव एकदम नजदीक होगा तो प्रधानमंत्री मोदी मंदिर जाएंगे, छात्रों के साथ हुए अपराध के लिए भगवान से माफी मांगेंगे, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा। राम मंदिर में जाएंगे जहां पे लूट हुई है, हो सकता वहां भी जाएं। और उसके बाद क्या मैसेज जाएगा कि देखिए प्रधानमंत्री छात्रों के लिए कितना सोचते हैं, उन्होंने भगवान से भी माफी मांगी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करा दिया, 1.5 महीने में चुनाव संपन्न हो जाएगा, और धर्मेंद्र प्रधान को फिर एक नए पोर्टफोलियो के तौर पे फिर दे दिया जाएगा, और ये होगा। तो अब आप समझिए कि प्रधानमंत्री को भी पता है क्या टैक्टिक्स है जनता को मूर्ख बनाने की, शिक्षा मंत्री को भी पता है कि जनता को कैसे मूर्ख बनाना है, एनटीए को भी पता है। एनटीए का एक रिकॉर्ड सुनेंगे तो आप डर जाएंगे। एनटीए कहता है 2018-19 में फीस से उसकी आय हुई 101 करोड़, खर्च हुआ 118 करोड़, यानी 17 करोड़ ज्यादा हो गया। फिर 2019-20 में 448 करोड़ आए, पेपर के जो फॉर्म की फीस होती है, खर्च हुए 390 करोड़, यानी 98 करोड़ सीधे सीधे बचे। 2020-21 में 494 करोड़ फीस आई, 427 करोड़ लागत लगी, 66 करोड़ बचे। 2021-22 में 490 करोड़ आई, 426 करोड़ खर्च हुए, फिर 63 करोड़ बचे। 2022-23 में 873 करोड़ फीस आई, 681 करोड़ ही खर्च हुए, यानी 191 करोड़ फिर बच गए। 2023-24 में 1065 करोड़ आए, 1020 करोड़ खर्च हुए, 45 करोड़ फिर बच गए। ये वो 5 साल हैं जिसमें एनटीए से लीक नहीं सुधरा, और लीकेज के बाद भी एनटीए को जो शुद्ध मुनाफा है वो 450। ये मुनाफा कौन रख रहा है? एनटीए रख रही है एज एजेंसी, इसीलिए तो इसके रीस्ट्रक्चर की बात हो रही है। होता क्या है फिर इस मुनाफे का? मैं एजेंसी कोई ऐसी सरकारी संस्था, नॉन प्रॉफिट गेनिंग संस्था तो नहीं है, मुनाफा कमाएगी। तो जिसका ऑब्जेक्टिव ही मुनाफा कमाना है, अगर आपका पेपर लीक हो जाए तो आपको अपनी जेब से पैसा लगा के उसकी क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करने का काम करना चाहिए। लेकिन आप एक पेपर पर 200 करोड़ का मुनाफा कमा रहे हैं, तो समझ में आ रहा है ना कि आप लीकेज पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कॉस्ट कटिंग करो, कम से कम लागत में काम कराओ। आपने देखा ना ऐसे इंस्टीट्यूट के वीडियो वायरल हो रहे हैं जहां कंप्यूटर नहीं चल रहा है, नेट नहीं आ रहा है, लाइट चली जा रही है, एसी नहीं चल रहा है। क्यों? पैसा तो छात्र ने दिया है ना। 1500 रुपए 3 घंटे के देने वाले बच्चे के लिए अगर आप 3 घंटे एसी और अच्छे कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं कर सकते तो किस बात के विश्व गुरु हैं आप?
सही बात। हम 1500 रुपए इसलिए नहीं दे रहे हैं कि हम पेपर देना चाहते हैं, हम इसलिए दे रहे हैं कि हम अच्छे से पेपर देना चाहते हैं। बहुत हद तक पेपर देना एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। हाँ, उसमें अगर आप पहुंचे और आपने देखा कि स्ट्रांग रूम के अंदर अंधेरा है, एसी नहीं चल रहा है, तो आपका आधा दिमाग तो ऐसे ही खराब हो जाएगा। अरे कन्फेशन लेने के लिए पुलिस ये सब टैक्टिक्स यूज करती है कि कुर्सी थोड़ी टेढ़ी कर दो, गर्मी थोड़ी ज्यादा कर दो। लेकिन आगा इधर बीच आपने देखा होगा कि कई बार विलन से ध्यान हटाने के लिए एक विलन बनाए जाते हैं, कोचिंग माफियाज। बीच में ऐसा लग रहा था और अभी भी ऐसा पूरा, और खासतौर से मीडिया ने ये किया कि कोचिंग माफिया ही सारी समस्याओं की शिक्षा व्यवस्था में जड़ हैं। कोचिंग माफिया सबको पता है, पावरफुल है, करोड़ों का ये पूरा व्यापार है, कोचिंग माफियाज का है इम्पैक्ट उतना है। लेकिन पूरा का पूरा ब्लेम जिस तरह से डाला गया, वो क्या सच में वो ही मेन कारण है या फिर केवल वो ब्लेम शिफ्ट किया जा रहा था, एक नया विलेन खड़ा किया गया है? कोचिंग माफिया से समस्या है, सरकार सारी कोचिंगों का सेंट्रलाइज सिस्टम अपने हाथ में ले और सेंट्रल कोचिंग इंस्टीट्यूट बनाए। क्यों नहीं कर रही है सरकार? क्योंकि सरकार को पता है हम यूनिवर्सिटी नहीं चला पा रहे हैं, स्कूल नहीं चला पा रहे हैं, तो कोचिंग क्या खाक चलाएंगे? तो माफिया कैसे हो गए? आप जिस काम को करने में समर्थ नहीं है, यू आर नॉट कैपेबल, वो काम ये लोग कर रहे हैं। आप सक्षम होते तो कोचिंग क्यों डेवलप होती? सही बात। भारत की यूनिवर्सिटीज इतनी अच्छी होती तो कोचिंग की जरूरत क्या थी? स्कूल इतने अच्छे होते तो कोचिंग की जरूरत क्या थी? कोचिंग तो प्लास्टर है ना, जो दीवार का चूना हट गया है, जहां से गिर रहा है वहां नया प्लास्टर लगाया जा रहा है। तो जो सिस्टम आपका लंगड़ा है, कोचिंग उसकी बैसाखी है, और आप कह रहे हैं बैसाखी खराब है, हट जाएगी तो गिर जाएंगे आप। कोचिंग माफिया जैसा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन पेपर फ्रॉड नहीं कर रहे हैं, जबकि पता है कि पेपर से कितनी कमाई हो रही है। ये एक इकोनॉमी है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये कोई गलती से हुई चीज नहीं है। अगर अगले साल पेपर है तो योजना पहले से बननी तैयार हो जाती है साल भर से, कि कौन कौन दोषी रहेगा, किन किन राज्यों में पेपर लीक कराना है, किस किस प्रेस को अप्रोच करना है, कॉलिंग सेंटर बिठाए जाते हैं, फोन किए जाते हैं, पता लगाया जाता है कौन कौन बच्चा पेपर खरीदने के लिए कैपेबल है, गूगल फॉर्म सर्कुलेट किए जाते हैं जिसमें देखा जाता है कि किस बच्चे की पेइंग कैपेसिटी कितनी है, ये बच्चा 30 लाख दे भी पाएगा या नहीं दे पाएगा। ये सब आसानी से नहीं होता, इट्स अ मैनेजमेंट। और इस पूरे प्रोसेस को आप कहीं ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आपको तो बिहार का चुनाव भी देखना है शिक्षा मंत्री होने के बाद, आपको बंगाल का चुनाव भी देखना है, आपको मोदी जी के सारे ट्वीट भी रिट्वीट करने हैं, और आपको हिसाब भी नहीं देना है, आपको मन की बात भी सुननी है, जबकि मन की बात आपको छात्रों की सुननी चाहिए थी। आप प्रधानमंत्री के मन की बात सुन रहे हैं गाड़ी में बैठ करके। तमाशा है ना ये, और क्या है? आप सोचिए कितनी कॉमेडिक सिचुएशन होगी। देश का शिक्षा मंत्री गाड़ी में बैठा है, 5 गाड़ी पीछे हैं, 5 गाड़ी आगे हैं, पीछे पीए बैठा है, शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि हाँ आप गाड़ी ज्यादा हिलाना मत, और पीए से कहना तुम वीडियो बनाओ और मैं मन की बात सुनूंगा। सुन लो, मन की बात दिखाने की क्या जरूरत है? 12 साल पूरा होने पे आरती वारती सब किए थे ये मोदी जी का, जब 12 साल पूरा हुआ था, मेलोडी वाली फोटोज भी डाले थे। आरती, वही मैं कह रहा हूं कि जिस शिक्षा मंत्री को ये आरती उन माता पिताओं की करनी चाहिए जिनके बच्चे मारे गए आपकी वजह से, आप प्रधानमंत्री की आरती कर रहे हैं। आप एक मोमबत्ती चढ़ाने नहीं आए। ये कहते तो हैं कि हाँ हम जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन अगली लाइन होती है लेकिन इस मामले पे दहशत फैलाया जा रहा है। तो जिम्मेदारी ले भी रहे हैं, फिर दहशत। जब आप दहशत में तो घर बैठिए। इतना डरपोक आदमी को शिक्षा मंत्री क्यों रहना चाहिए जो दहशत? और उनकी जिम्मेदारी का मतलब क्या है? अब जाकर के जो कह रहे हैं हाँ बच्चों ने आत्महत्या की, इसमें हम जिम्मेदारी लेते हैं। आप स्टेट वाइज आंकड़ा देखिए, आपको तब समझ में आएगा कि कहां समस्या है। गुजरात में 2005 से 2014 के बीच कितने पेपर लीक हुए हैं? 0। और 2015 से 2026 के बीच कितने पेपर लीक हुए हैं? 13। ये तो बहुत गड़बड़ हो गया गुजरात मॉडल। तो आप समझिए ना, ऐसा नहीं है कि ये आसानी से हो गया पेपर लीक, पूरा प्लान है। और ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ब्लूप्रिंट पहुंचता है। उत्तर प्रदेश में 7 पेपर लीक हुए थे 2014 से पहले, 2005 से 2014 के बीच में, और उत्तर ही प्रदेश में 2015 से 26 के बीच में 12 पेपर लीक हुए, यानी 7 दूनी 14, लगभग 2 गुना इजाफा हो जाता है। राजस्थान में 6 पेपर लीक हुए 14 से पहले और 15 के बाद 10। हरियाणा में 2 हुए थे 14 से पहले और 15 के बाद 10। हरियाणा के बाद उत्तराखंड में 0 था आंकड़ा 2014 से पहले, और 2015 के बाद 9, यानी 900% वृद्धि उत्तराखंड जैसे स्टेट में। उसके बाद आप तेलंगाना पहुंचिए तो वहां भी 2014 से पहले 0 था,
अब 6 पेपर लीक हैं। मध्य प्रदेश में 21 था 2014 से पहले, क्योंकि व्यापम एक बहुत बड़ी इकोनॉमी था। उसके बाद अब 6 हुआ, तो यहां थोड़ी सी गिरावट आई है, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा पेपर होते भी नहीं। इसके बाद पश्चिम बंगाल में 7 साल में 10 से अधिक पेपर लीक हुए, ममता बनर्जी की जब सरकार थी। बिहार में 6 से ज्यादा पेपर लीक हुए सुशासन बाबू के रहते हुए, और महाराष्ट्र में 7 से ज्यादा पेपर लीक हुए। अच्छा, तो इन स्टेट्स में टॉप पर कौन है? टॉप पर है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और तेलंगाना और पश्चिम बंगाल, जिसमें से 3 बड़े राज्य हैं। टॉप 3 बीजेपी। 10 साल से बीजेपी रूल कर रही है, 10 साल में आंकड़े बढ़े हैं। हरियाणा में बीजेपी 10 साल से रूल कर रही है, लगभग हरियाणा में आंकड़े बढ़े हैं। मध्य प्रदेश में कम हुए हैं थोड़े, लेकिन पिछले समय भी बीजेपी थी, अभी भी बीजेपी है। यानी आपका इंटेंट पेपर लीक सुधारने का नहीं है। स्टेट वाइज आंकड़ा ये कहता है, जो आंकड़ा कहता है हम उस पर बात करेंगे। केरल, आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, यहां पर पेपर लीक नहीं होते, जबकि यहां बहुत छोटी इकोनॉमी है। क्यों लीक नहीं होते? क्योंकि यहां लीकेज का उतना पैसा नहीं है। पेपर लीक करना तो यहां और ज्यादा आसान है, फायदे का सौदा नहीं होगा। लेकिन यहां फायदे का सौदा नहीं है। जहां कम बच्चा पेपर देने बैठ रहा है, जहां सेंट्रलाइज्ड एग्जाम कम हो रहे हैं, वहां पर अगर आप पेपर लीक भी कर लेते हैं, तो आपको पता है यहां के लोगों की पेइंग कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो 30 लाख रुपए का पेपर खरीद पाए, इसलिए यहां पेपर लीक नहीं होता है। लेकिन राघव, आप देखिए, आप खुद अध्यापक हैं, आप शिक्षा व्यवस्था में हम कहें तो डायरेक्टली आप शामिल हैं। क्या लगता है, देखिए हम बातें तो हम तमाम कर सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे सब यही जानना चाहते हैं, खासतौर से जो छात्र हैं, जो कि देख रहे हैं कि भाई हम पेपर दें कैसे, पेपर तो लीक हो जा रहा है, सुधार आखिर होगा कैसे? क्योंकि हमें पता है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सुधार नहीं होने वाला है। क्या चीजें, किस तरह के रिफॉर्म्स आने होंगे, तब जाकर के यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था में थोड़ा एक ट्रस्ट बनेगा लोगों का? क्या चेंजेस होने चाहिए? ये एक आदमी के फैसले से संभव नहीं है। मैं क्या सोचता हूं, निवेदिता क्या सोचती है, देश का कोई और पत्रकार क्या सोचता है, इससे पेपर लीक नहीं रुकेगा। पेपर लीक रुकेगा कन्विक्शन रेट से। आपका बुलडोजर, आपका एनकाउंटर यहां पर क्यों काम नहीं करता है? जब आप ऐसा स्ट्रक्चर नहीं डिजाइन करेंगे कि काबिल लोग इस प्रक्रिया में बैठें। धर्मेंद्र प्रधान की काबिलियत क्या है एज अ शिक्षा मंत्री? क्या वो साइंटिस्ट हैं? क्या वो बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हैं? आज तक एक रिसर्च पेपर नहीं लिखे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, ग्रेजुएट हैं खाली। तो यानी वो किसी और कैपेबिलिटी की वजह से वहां पर बैठे हैं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के फेवरेट हैं। तो ऐसा आदमी किसके लिए काम करेगा? जनता के लिए या पीएम के लिए? पीएम के लिए। तो जब वो काम ही नहीं कर रहा है जनता के लिए, तो आपको उम्मीद क्या है कि पेपर लीक सुधार देगा? इंडिया टुडे की OSINT टीम बनी 2019 से 24 के बीच में। उसने 19 राज्यों में कम से कम 65 बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक आइडेंटिफाई किए, जिसमें उत्तर प्रदेश टॉप पर था, राजस्थान और महाराष्ट्र टॉप पर था। मैं बार बार कह रहा हूं, ये वही स्टेट हैं जहां बीजेपी की सरकार है। पर क्या इस चीज पर एक भी शो मीडिया में हुआ? रूबिका लियाकत पाठशाला चला रही, सोचिए, देश पढ़ नहीं पा रहा सही से और मीडिया वाले पाठशाला चला रहे हैं। ऐसा पढ़ाऊंगी, किसी ने पढ़ाया नहीं होगा। अरे ऐसा पढ़ाओ ना जो सब पढ़ पाए। उसमें भी वो यूरोप की गर्मी पे शो कर रही है, तो जो रेड लाइट है उसका पिघला हुआ वीडियो चल रहा है। मतलब इतना सेंस तो होना चाहिए ना आपके अंदर कि 40 डिग्री में कोई रेड लाइट पिघल सकती है। वही सही बात है। इस मेंटल कैपेबिलिटी का आदमी जब मीडिया में बैठा है, मंत्रालयों में बैठा है, मंत्री पद पर बैठा है, तो उससे आप उम्मीद क्या करें? आप ये होप तो नहीं रख सकते गैस से जब खाना बन जा सकता है। तो अब इसमें परसेंट शेयरिंग अगर देखें निवेदिता, तो लगभग 67% पेपर लीक की दोषी है बीजेपी, लगभग 13% पेपर लीक की दोषी है और अन्य पार्टियां। अन्य पार्टियों में कौन कौन आता है? कांग्रेस, BRS, AIDMK, GMM शामिल है, और इसमें ममता बनर्जी की पार्टी भी शामिल है। किसी का कॉलर साफ नहीं है। और उसके बाद कांग्रेस का 20% हिस्सा है। यानी बीजेपी यहां पर भी टॉप पर है, किसी भी मामले में पीछे नहीं रहना चाहती है बीजेपी। भाजपा के समय में 128 मामले, कांग्रेस में 55 और बाकी सबके 37 मामले। इन सब मामलों को जोड़ा जाए तो मौत किसकी हो रही है? स्टूडेंट्स की। अब आते हैं इस पे जो एनटीए का पूरा रिकॉर्ड है उस पे। 2020 में एनटीए पे पहला विवाद होता है रिजल्ट की गड़बड़ी का। अच्छा। कोई स्पष्टीकरण आज तक नहीं आया। उसके बाद 2021 में जयपुर केंद्र पर पेपर समझौता होता है और स्थानीय कार्यवाही होती है, स्पष्टीकरण उसका भी नहीं आता है। 2022 में विधि सूर्यवंशी सुसाइड केस होता है पेपर की लीक की वजह से, और उसकी जांच अब तक जारी।
अच्छा, मतलब क्या जांच कर रहे हैं आप, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इतनी बड़ी जांच कर रहे हैं कि सोनम वांगचुक को आपने 2 महीने में देशद्रोही बना दिया, और पेपर लीक और सुसाइड पर आपकी जांच खत्म नहीं हो रही है, तो आपके इंटेंशन पर सवाल नहीं उठेगा। यूजीसी नेट CUET UG 2022, और लगभग इसमें 15 लाख बच्चे रजिस्टर्ड थे, बैठे खाली 9.5 लाख। यानी आपकी व्यवस्था इतनी खराब थी कि 5.5 लाख बच्चों ने पेपर में पार्टिसिपेट करने से ही मना कर दिया। संसद में इसको लेकर सवाल उठा, जवाब अभी तक एनटीए के पास से नहीं आया। यूजीसी नेट जून 2024, डार्क नेट पर पेपर लीक हुआ। उसके बाद रिपोर्ट क्या आई कि पेपर लीक नहीं था, सीबीआई की जांच की रिपोर्ट है। सीबीआई ने कहा स्क्रीनशॉट था, और मामला बंद हो गया। मतलब अगर मैं असली पेपर लीक नहीं कर रहा हूं, उसकी फोटो खींच के स्क्रीनशॉट लेके लीक कर दे रहा हूं, तो वो लीक नहीं है। नोट नहीं था, डिजिटल मनी थी। स्क्रीनशॉट से क्या मतलब है भाई, है तो वो पेपर लीक ही, पेपर फ्रॉड। तो सीबीआई जैसी एजेंसी ये काम कर रही है। उसके बाद नीट यूजी 2024, 155 छात्र को पेपर मिला, वो लाभान्वित माने गए, पूरी परीक्षा रद्द नहीं की गई, उन 155 को आइडेंटिफाई करके हटा दिया गया। आपको लगता है जो लोग 10 साल में, 20 साल में पेपर लीक का सोर्स नहीं ढूंढ पाए, वो सही से ढूंढ पाए होंगे कि कितने बच्चे लाभान्वित हुए? ये 155 की जगह 500 रहे होंगे। 350 बच्चा जो फ्रॉड एग्जाम दिया है वो सरकार की सेवा में बैठा है, तो वो अपना पैसा वसूलेगा नहीं क्या? फिर आप कहते बहुत भ्रष्टाचार है। शामिल कौन है इसमें? आपका प्रोसेस। नीट पीजी 2024, CSIR UGC नेट स्थगित किया गया, नई तारीख देनी पड़ी। लीक कैसे हुआ इसका कोई स्पष्टीकरण आज तक नहीं मिला है। इन सभी मामलों में आप 2020 से लेकर 2024 तक आ गई। एनटीए ने 458 करोड़ कमा भी लिए, और इस पूरी प्रक्रिया में जो जो समस्या हुआ उसका स्पष्टीकरण भी नहीं दिया, सजा भी नहीं हुई, कारण भी पता नहीं चला, और सोर्स भी पता नहीं चला, और व्यवस्था वैसे ही चल रही है। तो इसका मतलब आप सुधारने की कोशिश कर ही नहीं रहे। सुधारने की कोशिश करनी पड़ेगी, तब तो होगी। इसके बाद 24 से लेकर के 24 में तो लगभग 4 बार ये लोग फंसे हैं, 25 में 3 बार फंसे हैं, 26 में 2 बार फंसे हैं, और कहीं भी अभी तक कोई कन्विक्शन नहीं है, कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं है, और एनटीए ये भी नहीं बता पाया कि हुआ कैसे। ये तो कम से कम आप बता पाते कि हुई कैसे ये चीज। 22 जून 2024 को केंद्र सरकार ने एनटीए के महानिदेशक थे सुबोध कुमार सिंह, उनको पद से हटा दिया 4 महीने के लिए, और इस्पात मंत्रालय भेज दिया। 4 महीने बाद लोग सब भूल गए। उसके बाद उन्हें गृह राज्य छत्तीसगढ़ वापस भेजा गया, और गृह राज्य छत्तीसगढ़ भेजने के बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उनका प्रमोशन कर दिया। तो अब सोचिए, जिस आदमी को 4 महीने के लिए हटाया गया था, वो वापस छत्तीसगढ़ गया, वहां प्रक्रिया शुरू हुई, और वो अब बड़े पद पर। सीबीएसई चेयरमैन का जैसे प्रमोशन ही हुआ ना। हाँ, सचिव। तो ये कैसे आप इसमें, जब आप सिस्टम को ठीक करने का इंटेंट नहीं दिखा रहे हैं। राधाकृष्णन कमेटी की मैंने आपको बात बताई, उसकी 101 सिफारिशें थी, आज तक लागू नहीं हुई। और कमेटी बनाई किसने थी? सरकार ने ही बनाई थी। संसदीय कमेटी ने याद भी दिलाया, दिग्विजय सिंह के साथ एक कमेटी बनी विपक्ष की, कि भाई वो सिफारिशें लागू नहीं हुई हैं, वो भी अभी तक लागू नहीं। अब जब सर पे एकदम बर्डन आ गया, जनजी प्रोटेस्ट हो गया, तब जो सिफारिश 2024 में लागू होनी थी, वो कहें कि 27 में कर देंगे। 26 में भी नहीं कर पाएंगे, अब 27 में करेंगे। अब 27 में करेंगे कि नहीं करेंगे, इसका कोई रिकॉर्ड। राघव, आप इतनी सारी चीजें डेटा के साथ बता रहे हैं, कमियां हैं, बहुत हैं, तो फिर जो धर्मेंद्र प्रधान कैसे कह रहे हैं कि नहीं, भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है वो बिल्कुल ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्नाइज हो रही है, मोदी जी शिक्षा को इतने ऊपर तक ले गए, छात्रों को लेकर के जाते हैं, प्रमोट करते हैं, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी अब भारत का नाम आने लगा है, हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है, वी आर वेरी वेल रिकॉग्नाइज्ड। वो तो ये बात कह रहे हैं, डेटा कुछ और बात कह रहा है, माना कैसे जाए? और उनकी बात में ये इतने कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है उनके अंदर, जो कहते हैं कि आप देख लीजिए, हम हैं, हम ग्लोबल लेवल पे शिक्षा मामले में। डेटा नहीं देती है। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान से सीधा सा सवाल ये कि विश्व की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी है? कोई भी नहीं, क्योंकि आपने जेएनयू को भी उस लायक छोड़ा नहीं। टॉप इंस्टीट्यूट्स में वो आईआईटी बॉम्बे आई थिंक का नाम लेते हैं। यूनिवर्सिटीज की बात हो रही है, इंस्टीट्यूट तो अलग हो गए, यूनिवर्सिटीज में नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूट की फीस और यूनिवर्सिटी की फीस में निवेदिता डिफरेंस है, बहुत, मतलब 90% से ज्यादा का डिफरेंस है। यूनिवर्सिटी में आप 30-40 हजार रुपए साल की फीस पर पढ़ सकते हैं, पर आईटीआईएम की फीस 5 लाख 6 लाख रुपए सालाना है। वहां तक पहुंचने वाला बच्चा
इतनी फीस या तो अफोर्ड करता हो, या एजुकेशन लोन ले, या उसे किसी पेपर लीक का सामना ना करना पड़े, तब वो वहां पहुंचेगा। पर यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का माहौल कहाँ है? प्रधानमंत्री ने एक यूनिवर्सिटी खोली दिल्ली के भीतर ही, पुरातत्व विभाग से जुड़ी हुई, मैं नाम उस यूनिवर्सिटी का भूल रहा हूँ, 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है लगभग। उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले 20 बच्चे हैं और आज तक कोई परमानेंट टीचर नहीं। 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और प्रधानमंत्री ने आके क्या कहा था कि इस यूनिवर्सिटी में विश्व के तमाम देशों से छात्र आएंगे और पुरातत्व को एक नए आयाम पर ले जाएंगे। अपने देश से 20-21 बच्चा से ज्यादा नहीं आ रहा, क्योंकि पता है आपने इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना दिया, 1000 करोड़ रुपए लगा दिया, फोटो खिंच गई, आप भाषण दे के चले गए, पढ़ कौन रहा है वहां पे? इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेड पड़ा है, भूत बंगला बन गया है वो। और वो पुरातत्व विभाग के लिए बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई थी, वो खुद पुरातत्व बन गई है। और वही ना, आईआईटी का नाम लेते हैं कि 70 सालों में किया क्या है वाले, अंत में जब उनको बताना है टॉप इंस्टीट्यूट्स में हमारे हैं तो वो आईआईटी का नाम लेते हैं। और ये बहुत सालों से ये सारी चीजें ये लोग कर रहे हैं। अच्छा राघव, ये बताइए, जितनी भी सारी चीजें चल रही हैं, अब देखिए एक्शन जो नहीं हुआ है, नहीं होता है, तमाम डेटा यही बोल रहा है कि एक्शन नहीं हो, क्योंकि नेता दे आर नॉट इंटरेस्टेड, वो अपने फायदे में इंटरेस्टेड है। नेता एक्शन तब लेते हैं जब उन्हें डर होता है कि जनता हमें सत्ता से उठा के फेंक देगी अगली बार। तो ये क्या कॉन्फिडेंस है कि हमें जो मानने वाले, जो हमारे भक्त हैं या कहिए कि हमारे फॉलोअर्स हैं, वो तो हमें किसी भी हालत में वोट देंगे? क्योंकि आप देखिए एथेनॉल पे भी आम जनता का विरोध चल रहा है, राम मंदिर में जो लूटपाट हुई है उसको लेकर के भी विरोध चल रहा है, छात्रों का विरोध चल रहा है, सबका जब विरोध पूरी जनता से विरोध ही आ रहा है, तो फिर ये जो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हम तो हटने वाले हैं नहीं, हम कोई काम करेंगे नहीं, ये आ कहां से रहा है फिर? और क्या सच में जनता अभी भी इनके साथ उसी तरह से है कि ये उस कॉन्फिडेंस में रह पाए? इसको कहते हैं मीडिया बबल। अभी आसपास कोई चुनाव नहीं है, पेट्रोल के दाम तब बढ़ाए गए जब 2 स्टेट के चुनाव खत्म हो गए, अब बढ़ा देते हैं। और घटाए कब जाएंगे? विश्व में भले घट जाएं, घटाए जाएंगे जब उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक आ जाएगा, उत्तराखंड का और गुजरात का चुनाव नजदीक आ जाएगा। तो सरकार को पता है कि 3 महीने के भीतर, 90 दिन के भीतर मैं ऐसा मीडिया बबल बना सकता हूं कि मैं लोगों की सोच को कैप्चर कर लूंगा, तो किसी और चीज पर ध्यान ही नहीं देती है। सोचिए, इस देश में हिंदू राष्ट्र पर बहस हो रही है और पेपर लीक पर बहस नहीं हो रही। कहाँ भाई, पेपर देने वाला आदमी हिंदू नहीं था क्या? विश्व हिंदू परिषद कहाँ है? आरएसएस कहाँ है? बजरंग दल कहाँ है? कहाँ हैं लोग? मरने वाले सारे बच्चे हिंदू थे। सुसाइड पर कहाँ है आप? इसका मतलब आप सब पालतू हैं। सही बात आपको पैसा दिया जाता है तब आप जाते हैं बोलने के लिए, और सरकार के पेट एनिमल हैं। एनिमल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंसानियत है नहीं इनके अंदर। इंसानियत होती तो आप जाके किसी मुस्लिम की दुकान बंद करा रहे हैं, आप बैठते एनटीए के दफ्तर के बाहर की ये जो 93 हिंदू बच्चे मरे हैं, इनकी मौत का हिसाब दो, तब आप विश्व हिंदू परिषद होते। अभी आप गली हिंदू परिषद भी नहीं है, नाम आपका विश्व हिंदू परिषद है, और हरकतें आपकी इतनी टुच्ची हैं। सीधा सीधा आंकड़ा है निवेदिता कि 2002 से और 2025 के बीच में लगभग 1658 लोग अरेस्ट किए जाते हैं पेपर लीक से जुड़े मामलों में, 925 चार्जशीट फाइल होती है और 18 लोग गिरफ्तार होते हैं, खाली सजा होती है जिन पे। अब ये क्यों होता है ये समझिएगा, आपको हंसी आएगी और लोग इस चीज को बड़ा, मतलब लोग हैरान रह जाएंगे। सीबीआई बोला जाता है ना कि सीबीआई जांच कर रही है। 2002 में रेलवे भर्ती गुजरात में अहमदाबाद की सीबीआई की विशेष अदालत ने 21 जुलाई 2025 को 7 रेलवे अधिकारियों को, 1 आरपीएफ कांस्टेबल को दोषी ठहराया और हर एक को 5 साल का कठोर कारावास और 5 लाख रुपए का जुर्माना दिया गया। ये 2002 का रेलवे भर्ती पेपर था जिसकी सजा 2025 में हुई है आगे। यानी उस पैसे को 20 साल में ये लोग सेटल करके एंजॉय कर चुके। हाँ, हाँ। अभी आप विपसना चले जाओ या जेल चले जाओ, बात तो सेम ही है। हाँ, पूरी जिंदगी 5 लाख का जुर्माना क्या है? क्या जुर्माना है 5 लाख का उसके लिए जिसने 30 करोड़ में पेपर बेचा हो? लेकिन 2002 के केस पर हुआ। 2010 का आरआरबी मुंबई भर्ती पेपर था। हैदराबाद की सीबीआई ने अदालत को 30 जनवरी 2024 को पूर्व अध्यक्ष सत्येंद्र मोहन शर्मा और उनके बेटे व अन्य 8 को 5 साल की कठोर सजा और कुल 7,87,000 रुपए की जुर्माना हुआ। 8 लोग 7,87,000 रुपए का जुर्माना दे रहे हैं। इससे महंगी यूरोप की ट्रिप है। ठीक। और उसके बाद 2010 के बाद से आज तक 16 साल में हरियाणा न्यायिक सेवा की 2017 के मामले में एक दिल्ली की अदालत से एक बस
एसआईटी की जांच से एक आदमी को सजा हुई है, लेकिन 2015 से 148 मामले दर्ज हुए। सीबीआई ने कम से कम 17 जांच सौंपी गई सीबीआई को, और 17 जांच में आज तक एक भी आदमी को सजा नहीं हुई है। यानी सीबीआई का सक्सेस रेट कितना है? 00। 2015 से अब तक सीबीआई को 17 जांच, सीबीआई को वो जांचें सौंपी जाती हैं जिनको लगता है एसआईटी नहीं कर पाएगी, पुलिस नहीं कर पाएगी, स्टेट टीम्स नहीं कर पाएंगी, तो सेंट्रल ब्यूरो को दे दे। 17 जांच दी गई, 17 में से एक भी केस की कोई फाइनल रिपोर्ट और एक भी सजा नहीं। तो सीबीआई देखिए कितना बड़ा मजाक है। वो तो विपक्ष में आपको सुनने में लगता है, आपको सुनने में लगता है कि अरे सीबीआई को जांच दे दी गई है, बहुत बड़ा स्टेप ले लिया है सरकार ने। सीबीआई कर क्या रही है लोगों को पता ही नहीं है। तो जब देश की सबसे बड़ी एजेंसी, उसके पास इस चीज को डिकोड करने का रोड मैप नहीं है, तो फिर आप किससे उम्मीद रखेंगे? सीबीआई ममता बनर्जी के यहां चुनाव के टाइम रेड डाल देगी, अखिलेश यादव के यहां, लालू यादव के यहां चुनाव के टाइम रेड डाल देगी, लेकिन इन सब पे सीबीआई की टीम क्या कर रही है, इसका जवाब नहीं है उसके पास। ये तो पूछा जाना चाहिए ना सीबीआई से भी। आप सैलरी लेते हैं, हमारे टैक्स के पैसे से लेते हैं, आपका परिवार हमारे पैसों पे पल रहा है, और हमारा बच्चा पेपर लीक से मर रहा है, और आप 17 मामलों में एक भी सही जांच रिपोर्ट देकर के एक आदमी को सजा नहीं दे पाए। यानी सीबीआई बेकार, एजुकेशन मिनिस्टर बेकार, शिक्षा व्यवस्था बेकार, मजबूत कौन है? पेपर लीक इकोनॉमी सबसे ज्यादा मजबूत। और राघव, मुझे तो लग रहा है हम लोग को पार्ट 2 करना पड़ जाएगा, जितना डेटा आप लेकर के आए हुए हैं। तो एक दो क्वेश्चन के साथ हम लोग थोड़ा अंत की तरफ अग्रसर होते हैं, शो के अंत की तरफ, और फिर से किया जाएगा इस पे हम लोग बातचीत। अभी देखिए विरोध तो होना शुरू हो गया, जेनजी जाग तो रहा है, सोशल मीडिया पे आप देखिए लोग लिख रहे हैं, जो भी बच्चा या स्टूडेंट छात्र जो भी है, जो अभी शिक्षा व्यवस्था की बदहालियों को झेल रहा है, जो एग्जाम दे रहा है, पढ़ रहा है, या फिर जिसने पढ़ाई भी छोड़ दी है, उसे ये समझ में आ रहा है कि गड़बड़ क्या हो रही है। लोग बोल रहे हैं और खुल करके बोल रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा खुल करके मांग रहे हैं। इवन जो लोग मोदी समर्थक भी हैं, लेकिन अगर युवा हैं, छात्र हैं, तो वो भी ये कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को जो है एटलीस्ट किसी एक के लिए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करने की बात हो रही है। तो एक तरफ विपक्ष जो है कांग्रेस, वो भी विरोध प्रदर्शन कर रही है। राहुल गांधी लगातार बच्चों से मिल रहे हैं, छात्रों से मिल रहे हैं। दूसरी तरफ सीजेपी है जो जंतर मंतर पे बैठी हुई है, और क्रिएटर्स हैं जो इस पे बोल रहे हैं। तो ये जो चारों तरफ से प्रेशर आ रहा है, क्या कुछ हम चीजों को बदलते हुए देख सकते हैं, या फिर हम लोग होपलेस ही हैं कि भाई नहीं, तंत्र पूरा ऊपर से नीचे बदलना पड़ेगा, इन विरोध प्रदर्शनों से कुछ होने वाला नहीं है? नहीं होने वाला है। इससे एक होपलेस ही कर दिया। इससे एक आदमी उस पावर के सेंटर से उठ के चला जाएगा, पर जो दूसरा आदमी बैठेगा वो भी तो उसी सिस्टम की पावर सेंटर में बैठा है, जो जिसमें उसका जॉब रोल यही है कि उसको बस लोगों से ये कहना है कि कांग्रेस भी तो करती थी, तो हम क्यों ना करें। सही बात है। तो आपको पूरे सिस्टम की चेन को चेंज करना पड़ेगा। और इसमें मैं सबसे लास्ट चीज जो निवेदिता समझाना चाहता हूं वो है पेपर लीक इकोनॉमी। और ये अपने आप में कितना डिस्टर्बिंग है कि जिस देश में पेपर लीक क्राइम है वहां पेपर लीक इकोनॉमी रन हो रही है। अभी कैसे होता है, लोगों को यह भी पता होना चाहिए ना कि पेपर लीक कैसे होता है। तो पेपर लीक होता है सबसे पहले प्राइमरी सोर्स जिसको कहते हैं, जहां से सबसे पहली बार पेपर लीक होता है। प्राइमरी सोर्स में आते हैं प्रिंटिंग प्रेस, ट्रांसपोर्ट, ट्रेजरी, सीधे पहुंच रखने वाला व्यक्ति। ट्रांसपोर्ट भी शामिल है, यानी जिस ट्रक में पेपर जाएगा वो भी लीक कर सकता है, सुरक्षित नहीं है। प्रिंटिंग प्रेस जहां पेपर छप रहा है वो भी लीक कर सकता है। और पेपर की एक कॉपी पहले दिखाई जाती है, तो वो बड़ा व्यक्ति होता है जो लेके जाता है और जो देखता है, वो दोनों भी कर सकते हैं। आपने तो देखा है ना चंडीगढ़ में चुनाव आयुक्त को वो सीसीटीवी में देख के चोरी करते हुए पकड़े गए थे। तो जब इतने खुल के चुनाव में चोरी हो सकती है जो इस डेमोक्रेसी की नींव है, तो पेपर लीक में तो सरेआम चोरी चल रही है। अब प्राइम सोर्स एक पेपर को बेचता है औसतन 15 से 20 करोड़ में। किसको बेचेगा? कोचिंग माफियाओं को, ठीक, इंस्टीट्यूट्स को, गिने चुने, क्योंकि किसी और को बेचेगा तो इतना बल्क में पैसा नहीं देगा। कोचिंग वालों को पता है कि वो इस पेपर को 1000 लोगों को बेच सकते हैं। तो फिर आता है क्षेत्रीय दलाल और कोचिंग नेटवर्क। क्षेत्रीय दलाल और कोचिंग नेटवर्क जब 15 करोड़ 20 करोड़ दे देते हैं, तब इस पेपर को 15 से 30 लाख रुपए पर बच्चा बेचते हैं। खरीदने वाले मिल जाएंगे, क्योंकि देश में सबको पता है पढ़ाई के हालात अच्छे हैं नहीं, और पढ़ना भी लोग नहीं चाहते हैं। तो पेपर खरीदने से बेस्ट ऑप्शन, इट्स अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट कि आप 40 लाख रुपए देके विदेश पढ़ने जाएं, इससे अच्छा है 30 लाख में यहाँ पेपर खरीदें और लाइफ सेटल करें।
वो भाजपा नेता दिनेश बिवाल यही तो किए थे वो। ठीक है, इसके बाद आती है तीसरी सॉल्वर गैंग। मतलब देश में इतने मूर्ख लोग भी हैं जिनको पेपर मिल भी जाए फिर भी उनको एक सॉल्वर चाहिए उसे सॉल्व करने के लिए। अब सॉल्वर गैंग 5 लाख रुपए लेती है उसी पेपर को सॉल्व करने का, और इन दोनों चीजों की सप्लाई कौन करता है? यही कोचिंग माफिया, यही क्षेत्रीय दलाल, कि हम आपको पेपर भी देंगे और नहीं लगा पा रहे हो बाबू तो एक सॉल्वर भैया भी दे देंगे, ये 5 लाख में तुम्हारा पेपर सॉल्व भी करा देंगे। सबसे लास्ट में आता है लोकल ब्रोकर और टेलीग्राम एजेंट, जिसपे सरकार सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। टेलीग्राम बंद कर दिया, लेकिन जब सॉल्वर तक की प्रक्रिया पूरी हो गई तो तुम टेलीग्राम बंद करके क्या कर लोगी? इसमें भी गरीब मरा, क्योंकि सबसे लास्ट में पेपर से 10-15 दिन नहीं, लगभग हफ्ते भर पहले 50-60 हजार में भी मिलने लगता है। उसका क्या कारण है? जिस आदमी ने 30 लाख में खरीदा है वो सोचता है 10 लोगों को मैं भी बेच दूं तो कम से कम 5 लाख रुपया आ जाए, या उसने अपने किसी दोस्त को शेयर कर दिया। तो ये सारे प्रोफेशनल लोग नहीं होते हैं जो 20-50 हजार में बेच रहे हैं उस पेपर को, क्योंकि उसकी वैल्यू तो बहुत है। और पकड़ा कौन जाता है? यही लोग पकड़े जाते हैं। ना आज तक कोई माफिया बड़ा पकड़ा गया, ना मास्टरमाइंड पकड़ा गया, ना प्रिंटिंग प्रेस पकड़ी गई, ना कोई बड़ा मंत्री पकड़ा गया। बंगाल के एक मिनिस्टर थे, पूर्व शिक्षा मंत्री, उनके घर से 100 करोड़ रुपया बरामद हुआ था। आज तक नहीं पता चला कि रुपया कहां है और मंत्री कहां है और क्या कार्यवाही हुई। यानी ऐसे बड़े बड़े लोग जो हेड ऑफ द कल्पिट हैं, जो पूरे करप्शन के इंचार्ज हैं, वो नहीं पकड़े जाते। हाँ, वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। हाँ, बन जाते हैं ऑब्वियसली। यही देखो बिहार में क्या हुआ है, लोग कहते रह गए, आरोप लगाते रह गए कि वो अपराधी हैं, उन्होंने मर्डर किया हुआ है, क्या फर्क पड़ता है? आसाम, बंगाल, सबसे लास्ट वाला आदमी पकड़ा जाता है और सरकार ने टेलीग्राम बंद करके पोस्ट लगा दी कि बहुत मजबूत कार्यवाही बंद किया टेलीग्राम ने। और फिर टेलीग्राम ने जो कार्रवाई की उसका सब बोला है जो टेलीग्राम। तो आप सोचो, सरकार मतलब एक बहुत बड़ा आदमी आपको चाकू मारने आ रहा था, उसने चाकू मार दिया और सरकार ने कहा हमने पट्टी लगा के उसकी जान बचाई। उसने चाकू लगने का वेट किया फिर पट्टी की। तो मैं इस चीज से परेशान हूं कि सरकार को जब पैटर्न पता है, मुझे पैटर्न पता है, देश के 10% लोग जो एजुकेशन विभाग से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि पेपर लीक प्रक्रिया, पेपर लीक इकोनॉमी कैसे काम करती है, फिर भी सरकार नहीं रोक पा रही है, तो फिर बाकी लोगों को मौका दो। बोरा लगा के बाढ़ रोक रहे हैं बेसिकली। हाँ, कह सकते हैं। तो बाढ़ तो चल ही रही है, शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे आप देखिए राम मंदिर हो, चाहे एथेनॉल पेट्रोल की बात हो, चोरी हर जगह पे हो रही है कि नहीं राघव? तो राघव, आप अंत में आप कुछ कहना चाहेंगे? राघव के साथ आप लोग जुड़े रहिए, राघव लगातार अब हमारे साथ दिखेंगे। बिल्कुल, और मैं मौजूद रहूंगा ऐसे ही तमाम सब्जेक्ट्स को लेकर। अंत में मैं बस एक चीज कहना चाहूंगा कि आप ये मत सोचिए कि बिहार में पेपर लीक हुआ है तो यूपी सुरक्षित है। नो। आप ये मत सोचिए कि उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुआ है तो तेलंगाना सुरक्षित है। आप ये भी मत सोचिए कि बीजेपी राज में पेपर लीक हो रहा है तो कांग्रेस राज में नहीं होगा। लड़ाई बीजेपी या कांग्रेस से नहीं है, लड़ाई ऐसे पावरफुल लोगों से है जो अकाउंटेबिलिटी नहीं मानते हैं। धर्मेंद्र प्रधान भाजपा से हैं इसलिए उनसे नाराज नहीं है हम। धर्मेंद्र प्रधान नाकाबिल हैं, निकम्मे हैं, इसलिए उनसे नाराज हैं लोग। तो इसमें बीजेपी और हिंदू कहां से आ गया? सही बात। देश के तमाम माता पिताओं की जिम्मेदारी है जो अपने अपने घर पे बीजेपी का झंडा लगा के बैठे हैं, कोई कांग्रेस का झंडा लगा के बैठा है। जब उसके बच्चे का पेपर उसी सरकार में रहते हुए लीक हो गया जिसको आप वोट देकर आए थे, तो जब आपके स्टेट में चुनाव हो तो आप अपने विधायक से कम पूछें तो कि पेपर लीक को रोकने का तुम्हारे पास कोई प्लान है, कि खाली तुम ठेका लेकर के रोड में मार्जिन लेने के लिए विधायक बन रहे हो? हमारे यहाँ लोग पूछते नहीं है, कभी नहीं पूछते। हमारे यहाँ कहते हैं भैया हमारे शादी में आ जाओगे? बोलते हाँ आ जाएंगे। बोले ठीक है, इन्हीं को वोट देंगे। और इस चीज पर जब तक आप वोट देते रहेंगे, इस चीज पर जब तक आप देश की पॉलिटिक्स को मॉनिटर करते रहेंगे, तब तक ना तो पेपर लीक रुकेगा, ना देश की शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी। वही चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में पैसे आ जाएंगे, बस मर्दों को दारू बांट दी जाएगी, फिर आप 5-6 पेपर का फॉर्म भरा के आपसे पैसा ले लिया जाएगा। सही बात है। एक बड़ा मजेदार किस्सा सुना के मैं बात खत्म करूंगा। एक मीम शेयर हो रहा था कि रेलवे बहुत घाटे में थी, तो रेलवे ने एक परीक्षा शुरू की और उसमें 5 लाख लोगों ने फॉर्म भरे। तो रेलवे ने उन 5 लाख लोगों का सेंटर इंटर स्टेट डाल दिया, इस जगह से उस स्टेट, उस स्टेट से उस स्टेट। तो 5 लाख लोगों के फॉर्म भरने से कुछ करोड़ रुपया आ गया। फिर वो 5 लाख लोग ट्रेन में बैठ के यात्रा करे तो कुछ करोड़ रुपया और आ गया, और उसके बाद वो परीक्षा रद्द कर दी गई। तो रेलवे जो घाटे में थी उसको ठीक ठाक मुनाफा हो गया, उनकी बैलेंस शीट ठीक हो गई
और जनता की जेब से जो पैसा निकला वो चला गया। अब ऐसा नहीं कि वो पैसा दोबारा लेंगे, आप भविष्य में जब कभी दोबारा परीक्षा होगी तो आपका वही पैसा मैनेज हो जाएगा, लेकिन अभी तो उनकी बैलेंस शीट ठीक हो गई। ये मीम शेयर हो रहा था, और ये मीम ही इस देश में सच्चाई है बहुत सारी एजेंसी। अंत में जनता को ही संभालना है, ठीक है। रेलवे का घाटा हो तो जनता ही भरपाई करे, सोना ना खरीदने की कसम जनता ही खाए, विदेश ना जाने की कसम जनता ही खाए, खर्चा कम करने की कसम भी जनता ही खाए, सब कुछ जनता ही करे। हम लोग फिर चुनाव वगैरह क्यों ही करवाते जब सब जनता को ही करना, आपस में मिल करके कर लेंगे। खैर, आप लोग के जो भी सवाल हो, आगे आप किन मुद्दों पे देखना चाहते हैं हम लोगों की बातचीत, ये जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। राघव के लिए सवाल हो तो आप जरूर कमेंट करिए, और वीडियो आपने अंत तक देखा है, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। और राघव, इस पे हम लोग आगे भी पार्ट 2 बात कर ही लेंगे, क्योंकि बहुत अभी भी इनके 2-3 फाइलें खुल नहीं पाई थी और समय जो है तेजी से निकल गया बातचीत में। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने अंत तक ये वीडियो देखा है, बहुत धन्यवाद। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।